नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है। यहां प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया था। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सभी ने धुआंधार प्रचार किया। ब्रांड योगी ने यहां धूम मचा दी। क्या यूपी के सीएम योगी फिर दिखा पाएंगे कमाल? क्या हिमाचल में योगी का जलवा रहेगा कायम? हिमाचल में एक ही चरण में मतदान। योगी के पिछले चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए किए थे धमाल। हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की थी। बीजेपी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए ताबड़तोड़ 12 रैलियां की और आज वोटिंग हो रही है तो योगी की हर जगह चर्चा भी हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोदी की तरह अब योगी को भी लोग कह रहे हैं योगी है तो मुमकिन है। ये लोग क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, जिसमें 25 सीटों पर जीत मिली थी। उसी साल कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें सीएम योगी ने 33 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें बीजेपी 18 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। इसी तरह छत्तीसगढ़, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार में योगी का जलवा कायम रहा। सीएम योगी के पिछले चुनाव प्रचार के नतीजों के आंकड़े बताते हैं कि अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस राज्य में चुनाव प्रचार किया, उसमें अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम योगी का जलवा इस बार भी कायम रहेगा? क्या योगी का प्रचार बीजेपी को फिर दिलाएगा ताज? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। देखिए, दैट वी विल सी। लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट। When the government is formed, then we'll see how to tackle. आज हिमाचल चुनाव का जिस तरह से आज सभी राजनीतिक दलों की जिस तरह से आज सभी दल समीकरणों को लेकर किस तरह से नतीजे आएंगे, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है आज का मतदान, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। आज मतदान कराए जा रहे सभी बूथों पर 7,884 वोटिंग बूथ है और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मतदान करते हुए अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हुए 37 साल का इस बार क्या रिकॉर्ड टूट जाएगा? क्या एक और बार बीजेपी की सरकार आएगी? हर बार 5 साल में यहां पर सरकार बदल जाता है और ऐसे में क्या फिर से जयराम की सरकार, बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनने जाएगी या फिर जनता का मूड बदलेगा? मोदी मैजिक से क्या फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है? हिमाचल प्रदेश में आज 68 सीटों पर मतदान कराए जा रहे हैं। एक फेज में आज ये मतदान होंगे और ऐसे में नतीजे 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे और तस्वीरें साफ हो जाए कि आखिर किसने हिमाचल पर फतेह हासिल की है, कौन विजेता रहेगा। और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है उन सभी की साख अभी दांव पर।
हिमाचल चुनाव में इस वक्त एक और पार्टी के आगमन से क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बबीता जुड़ गए न्यूज रूम से, और हमारे साथ दीपक कुमार राय राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। अर्जुन खजूरिया जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बबीता, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है, मतदान हो रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है आज क्या कुछ होगा? जो बिल्कुल ऋतु, क्योंकि मतदान जारी है, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गए थे, शाम के 5 बजे तक मतदान जारी रहेंगे, तो 5 बजे तक लगाम लग जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि 8 दिसंबर को जो है इसका रिजल्ट भी हो जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिवाज बदलेगा इस बार, या फिर दूसरी पार्टी का जादू चलेगा? हिमाचल इस बार किसको चुनेगा, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। क्योंकि 37 साल के अगर रिकॉर्ड को देख लिया जाए, 37 साल के अगर परिणामों को देख लिया जाए, तो यही कहा जा रहा है कि हर बार 5 सालों में सत्ता परिवर्तित हुई है। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जयराम ठाकुर भी लगातार यही बात कह रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है कुछ समय पहले ही उनको शुभकामनाएं भी दी है। उन्हें कहा है कि सरकार बनने की आपको बधाई हो, यानी कि बीजेपी इस हद तक कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि उन्हीं की सरकार आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल बना हुआ है कि क्या स्थानीय लोग, जिस तरह से प्रचार में बताया जा रहा था, नेशनल इश्यूज को उठाया जा रहा था, क्या उनको देखते हुए वो इस बार वोट करने वाले हैं, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर वोट दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय बनी हुई है, लगातार प्रचार करने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कमी भी कहीं ना कहीं खल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल था कि प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया था कि क्या इस बार स्थानीय लोग जो है वोट नेशनल इश्यूज को लेकर देंगे, या फिर स्थानीय मुद्दे जो बने हुए हैं, जो बेरोजगारी है, जो सबसे बड़ा सवाल इस पर है, सबसे बड़ा मुद्दा इसी पर उठाया गया है। पुरानी पेंशन को लेकर जो है विपक्षी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि क्या इस बार स्थानीय लोग इसी को देखते हुए कांग्रेस को वोट करेंगे। अभी कश्मकश बनी हुई है। वहीं में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो कांग्रेस का दबदबा काफी ज्यादा रहा है। तो अगर पूर्वी हिमाचल की बात की जाए तो कांग्रेस वहां पर सबसे ज्यादा अपना दबदबा बनाने में कायम रही है। वहीं पर पश्चिमी अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आए हैं। तो 1990 की अगर बात कर ली जाए, 1990 के बाद के परिणामों की अगर बात कर ली जाए, तो देखा गया है, अगर विश्लेषकों की जो विश्लेषक है उनका भी यही कहना है कि 1990 के बाद के परिणामों को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाने में कायम रही है। वहीं आपको यह भी बता दूं ऋतु कि सुबह से ही वोटिंग जारी है, लगातार वहां पर चुनाव आयोग भी अपील करता जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए आए। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वोटों की अपील की थी, जयराम ठाकुर ने भी वोटों की अपील की थी, कई दिग्गज नेता भी वोट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन क्या, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी भी चल रही है, वहीं पे आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां पर पोलिंग पार्टियां भी नहीं पहुंच पाई थी, पोलिंग पार्टियों को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वहीं पर इसी बीच में जो है जो मांडा सीट है वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। कहा जा रहा है 40% तक जो मतदान है इस बार प्रभावित हो सकता है। ऋतु बिल्कुल बबीता, और ऐसे में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं दीपक जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से राजनीति की अगर हम बात करें और खास तौर पर हिमाचल की राजनीति को बखूबी समझते हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि यहाँ पर 37 साल का ये रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और हर 5 साल में एक नई सरकार सामने आती है, क्योंकि हिमाचल की जनता जिस तरह से बिल्कुल सजग है और जागरूक है अपने मुद्दों को लेकर, तो किस तरह के आपको लग रहा है समीकरण बन सकते हैं? भारतीय राजनीति ऐसी होती है कि जहाँ पे संगठन, किसी भी पार्टी का जो है संगठन का मजबूत होना जरूरी है और केंद्रीय नेतृत्व का जो है मजबूत होना जरूरी है। तो वो चीज अगर देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी ने जिस तरह चुनावी रणनीति बनाई और बूथ मैनेजमेंट की बात की सब जगह, तो इस तरह देखा जाए बीजेपी को बहुत है। जहां तक तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है और इसे कोई नेता वहां पे चुनावी रैली करने नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अभी खड़गे जी हो, सभी लोग, तो कोई नहीं है, केवल प्रियंका गांधी वो वहां पे आई। जहां तक मुद्दों की बात, देखिए सबसे बड़ी मुद्दा जो है तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा कहा जाए नकारात्मक है, वो है पुरानी पोस्टल यूनिट। अभी भी वहां पे 4-5 लाख कर्मचारी हैं
जो अगर वो उनके ऊपर अगर देखा जाए 5 लोग भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, करीब 20 लाख लोग जो हैं वो इस योजना से काफी आश्वस्त होते हैं। तो शायद वो एक मुद्दा है जो बीजेपी की नकारात्मक तो हो सकता है। और उस पर देखा जाए तो बीजेपी बहुत हावी है, चाहे आप विकास कार्य भी हुए हैं, चाहे रोड देखिए आप, चाहे कुल्लू हुआ, मनाली हुआ, शिमला में भी दिया है। लेकिन देखो महंगाई और बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन जनता के पास भी कोई ऑप्शन नहीं। जनता तो हमेशा आगे के लिए सोचती है, तो वो सोचती है कि आप सेंटर में अगर मोदी जी जब तक हैं तब तक वो काम करते रहें। एक दूसरा बड़ा फैक्टर है कि हिंदू 90% जो 98% हिंदू हिमाचल, तो उनको जो है एक तरह से जो समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, चाहे एक तरह से उनको मस्जिद में भी किया जाए, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाए, तो वो बीजेपी को फायदा मिले। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी तो आएगी आएगी। सीटों का जो है कांग्रेस की सीटें जो 21 सीटें थी लास्ट विधानसभा चुनाव में, वो शायद कम होती, वो सीटें जो है शायद बीजेपी को। बिल्कुल दीपक, और ऐसे में हमारे साथ कंचन द्विवेदी भी जुड़ गई है बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और आपसे अब सीधा सवाल मैं जानना चाहूंगी कि आखिर आप कितनी उत्साहित इस पूरे मतदान प्रक्रिया में और कितनी सीट्स बीजेपी के खाते में जाती हुई? जी देखिए, बहुत ही उत्साह के साथ में चुनाव हो रहा है। जो हमारे बता रहे थे, वहाँ की जो मेन चीजें होती हैं और जो एक वस्तुतः चीजें दिखती हैं वो दिखाई दे रहा है। कुल्लू में दिखाई दे रहा है, मनाली में दिखाई दे रहा है, शिमला में दिखाई दे रहा है कि हमने किस प्रकार का वहाँ पर विकास किया है। और लोगों को विकास चाहिए होता है, भ्रम नहीं चाहिए होता है। ये तथाकथित बातें कि 5 साल वहाँ भारतीय जनता पार्टी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है, ऐसा कोई क्रियाकलाप तो नहीं है, ऐसे कोई रुझान तो नहीं है। आज इस बार देखने को मिल रहा है जो भी हमने भारत में रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस का रायबरेली रिकॉर्ड हो या फिर किसी का भी गढ़ हो, चाहे सपा का गढ़ हो, कांग्रेस का गढ़ हो, हमने हर गढ़ तोड़े हुए हैं। जो लोगों का भ्रम था कि वो हमारा हमेशा रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता को विकास की आवश्यकता है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यानी कि हमारी पार्टी जो विकास कर रही है, उस क्षेत्र में जनता हमें स्वीकार कर रही है हमेशा। और उपचुनाव हो, चाहे फिर नॉर्मल से चुनाव हो या फिर छोटे चुनाव ही क्यों ना हो, हम हमेशा से जीतते चले आ रहे हैं। और इस बार भी, क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई उनके ऊपर लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई एकदम प्योर नेता जिसे कहते हैं, जो जनता के लिए जीता है, जो जनता के लिए काम करता है और बहुत ही भले आदमी है वो। इसलिए मैं कहूंगी कि सबका रुझान उनकी तरफ होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही काम करने में आगे है, इसलिए पूरा रुझान दिख रहा है। जनता को विकास की आवश्यकता है और हम विकास करने में सबसे आगे हैं। बिल्कुल कंचन जी, हमारे साथ अर्जुन जी भी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी की तो बिल्कुल इनको समस्या दिखाई ही नहीं दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मैं पिछले लगभग 1.5 महीने से गुजरात में हूँ और लगातार दोनों चुनावों को देख रहा हूँ, चाहे गुजरात चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश चुनाव हो। सबसे बड़ा फैक्टर जो हिमाचल प्रदेश चुनाव, पहले वहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पे पहले माना जा रहा था कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या आम आदमी पार्टी अपनी पैठ वहां पर बढ़ा पाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने, चाहे उनकी मास्टर स्ट्रोक कह लो, चाहे उनकी स्ट्रेटजी कह लो, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी जो अपनी यूनिट वहां बना रही थी, उनको तोड़ करके उनको अपने साथ शामिल करना, ये बेहतरीन स्ट्रेटजी चुनाव से पहले बीजेपी ने की। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से धराशायी होती दिखाई दी हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का। उसके बाद अगर बात की जाए तो पिछले 37 साल से, जैसा आपने अभी बताया, कि वहां पर लगातार हर 5 साल बाद समीकरण बदलते रहते हैं। एक बार बीजेपी को मौका मिलता है, एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है। लेकिन इस बार कांग्रेस कहीं मैदान में दिखाई ही नहीं दे रही है। अभी हाल ही में सिर्फ 1 या 2 रैलीज प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है, खासतौर पर देखा जाए तो एक लंबे समय के बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव हुए, गांधी परिवार के अलावा किसी को मौका दिया गया अध्यक्ष बनने का। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे हिमाचल में, उनको उम्मीद होगी कि नई लीडरशिप आने के बाद क्या हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के लोग हैं उनको क्या कुछ साथ मिल पाएगा उनका। लेकिन वो ऐसा देखने को नहीं मिला। जो नई यूनिट बनाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल एकदम से शांत। जैसे एक हिसाब से उन्होंने गुजरात चुनाव को छोड़ दिया है, वैसे ही लग रहा है कि उन्होंने हिमाचल चुनाव को भी छोड़ दिया है। क्योंकि गुजरात में तो मैं लगातार 1.5 महीने से यहाँ पे सब समीकरण देख रहा हूँ, लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, मैं इसको गुजरात चुनाव के साथ इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि देश भर की नजरें इन दोनों चुनावों पर हैं।
तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का भी कैडर लगातार कमजोर होता जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली से पूरा डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वही चीज हिमाचल प्रदेश में भी हुई। अभी हाल ही में हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल जब वहां गए और वहां एक रैली कर रहे थे, वहां पर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल ने जिस भाषा की शैली का इस्तेमाल किया जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी जो भाषा शैली है वो लोगों के अंदर जो जनता है जिन्होंने आपको वोट करना है, अगर आप इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, अगर वो लोग आपसे नाराज हैं, तो लोकतांत्रिक देश में, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, तो उसमें इस चीज की गुंजाइश कहाँ रह जाएगी? विरोध की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी जब आप इस तरह से उन लोगों को बोलेंगे। और उसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार पिछले 2014 से अगर बात की जाए तो जो भी उनका इलेक्शन रहता है वो इसको मतलब जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं, स्टार कैंपेनर हो चाहे, और उसमें नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। बाकी प्रदेशों के लोगों का जो है सही बखूबी मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि उनकी भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के हैं तो हिमाचल प्रदेश के लोग उनको लाइक नहीं करते, कोई गुजरात का है तो उसको बाहर के लोग लाइक नहीं करते। तो बीजेपी उन सभी पहलुओं को देखते हुए उस पर काम करती है। और वही इस बार भी हिमाचल प्रदेश चुनाव में हमने देखा कि स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट निकाली उसमें बाकी लोगों को उसमें बुलाया गया, उनका वहां पर जो उनके जो जाति के लोग हैं या फिर जो उनको लाइक करते हैं उनको वहां पर बीजेपी के नेताओं को लाया गया, ताकि कहीं ना कहीं जो कुछ वोटर जो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, जो वोटर बीच में रहता है, जो कैडर बेस वोट है वो जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के पास जाएगा, जो बीजेपी का है जो बीजेपी के पास जाएगा। लेकिन जो वोट फ्लक्चुएट होता है हर 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अंदर, सबसे अहम भूमिका उन्हीं की थी। तो उनको लुभाने के लिए जो है बीजेपी ने पूरा प्रयास किया। हालांकि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर प्रियंका गांधी भी लगातार वहां पर गई हैं, लेकिन लोग आखिरकार किस पर भरोसा करते हैं ये अभी जो है आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जितने भी अभी ओपिनियन पोल देखने को मिल रहे हैं, सभी ओपिनियन पोल के मुताबिक, क्योंकि 68 सीट्स हैं तो आपको जो है 35 सीट्स चाहिए, और सभी ओपिनियन पोल इतनी सीटें जो है बीजेपी को कम से कम वहां पर दिखा रहा है। वोट परसेंटेज क्या है वो मैटर नहीं करता, वो हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा था कि बीजेपी के पास इतना वोट परसेंटेज होने के बाद भी मात्र 3 सीटें आई थी 2014 के चुनाव में। 2020 में जो चुनाव हुए उसमें 8 सीटें आई थी। तो वोट शेयर जो दिखाया जा रहा है, भ्रमित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वोट शेयर से फर्क नहीं पड़ता, सीट से फर्क पड़ता है। और वो जो सीट्स हैं वो सभी ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार इतिहास बदलता हुआ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल अर्जुन, और हमारे साथ कंचन जी भी बनी हुई है। कंचन, आपसे जानना चाहूंगी, इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी दिखाई दे रही है तो आपसे बस सीधे संख्या जानना चाहूंगी कि आखिर कितनी संख्या बीजेपी के खाते में जाती हुई? देखिए, पिछली बार भी आपने देखा कि सभी का सुपड़ा लगभग साफ था और सबसे ज्यादा हम ही हमेशा मैदान में रहे हैं, किसी भी राज्य में हो, गुजरात हो, भले ही भ्रम हो सकता है, ठीक है, मैं समर्थन करती हूँ। मैं बिल्कुल ही अर्जुन जी से सहमत हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि कहीं पर भी लोग मैदान में नहीं है, कांग्रेस है जो कि पीछे हट गई है, जिसने जान लिया है कि अब यहाँ पर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रियंका जी तो बस वही है कि कहते हैं, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जब सांप मरने लगता है ना तो थोड़ा बहुत वो अंगड़ाई लेता है तब क्या करके मरता है। तो प्रियंका जी वही भूमिका निभा रही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो लोग कॉन्फिडेंस में रहते थे, या फिर दिल्ली की बात उनकी अगर की जाए तो दिल्ली को किस प्रकार से उन्होंने कचाड़ा बना दिया है। मैं कहूंगी कि यमुना में देखो जो कि उफान फैला रही है, जो शराब है वो भी लोगों को बर्बाद कर रही है, जो भी उनकी क्रियाकलाप है, शिक्षा नीति है, शराब नीति है, कंचन जी सीट्स की संख्या जानना चाहूंगी आपसे। एक आंकड़ा बता दीजिए, बीजेपी के खाते में कितनी सीट्स? देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि कितनी सीट आ रही है, क्योंकि ये कहना उचित नहीं है। बाकी मैं इतना कहूंगी कि अभी तक हमेशा जीतते आ रहे हैं वहां से, और ये भी दौर हमारा बहुत अच्छा होगा। और जो एक कंपटीशन का दौर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बना हुआ है, इससे और भी ज्यादा हम परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से निखर करके आएंगे कि हमने काम किया और हमने वहां पर जो भी क्रियाकलाप की है उसकी वजह से हम लोग कहते हैं ना, एक आग में एक अग्नि परीक्षा दे करके निकलना। तो ये हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छा होगा, देखने के लायक। बाकी मैं कहूंगी कि जैसे पहले कांग्रेस 3 में अटक गई थी और आम आदमी पार्टी तो अभी नई है वहां पर, और कोई काम भी नहीं है। दिल्ली का काम सब देख ही रहे हैं, पंजाब का काम भी उनका दिख रहा है, तो बचे हम ही। तो बिल्कुल बात है कि जो पहले सीटें हमारी थी उससे ज्यादा हमारी सीटें होंगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कंचन, और क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी मैजिक से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हिमाचल में बन जाएगी? मोदी मैजिक कहूँ या फिर काम मैजिक कहूँ, काम ज्यादा उचित है,
क्योंकि काम जो होता है, एक विचारधारा जो होती है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके थ्रू, क्योंकि जनता को आज विकास की आवश्यकता है। वो ना तो किसी पार्टी को देख रही है, ना किसी नेता को देख रही है। विकास और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, चाहे वो विदेश नीति हो उनकी, या फिर हमारे देश के लिए कोई भी चीजें हो, नीतियां हो, वो सबको पसंद आ रही है। देश का जो विकास हो रहा है और देश का जो नाम हो रहा है, देश विदेश में जो हमारे भारत का नाम हो रहा है, जो कि पहले पूर्ववर्ती चीजों में नहीं हुआ करता था, पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था में नहीं हुआ करता था, वो आज हो रहा है। इन सभी चीजों को जनता महसूस कर रही है, विकास को भी और नाम को भी। तो किसको जीवन में और क्या चाहिए? जनता को नाम भी चाहिए, विकास भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। बिल्कुल कंचन जी, आपने आंकड़े नहीं बताए, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि आप बीजेपी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद कंचन जी आपका, धन्यवाद अर्जुन आपका भी, और आपका भी दीपा का। बबीता जी आप भी जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे भी खबरें जा रही है इंडिया वॉइस पर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।